राजस्थान के बाड़मेर में मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों से पुलिस की झड़प हुई। किसानों ने बताया कि वहां सड़क बनाने के लिए सरकार ने उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया था, लेकिन आरोप लगाया कि जमीनों का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजे की मांग पर कई किसान उस जगह पहुंच गए जहां सड़क बनाने का काम चल रहा था। गुस्साए किसानों ने प्रशासन के काम में बाधा डालने की कोशिश की तो पुलिस ने भी उन पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच वहां सड़क बनाने के काम में जुटी कई खुदाई करने वाली मशीनें भी नजर आई। बताया गया कि ये सभी किसान अपनी जमीनों पर उगे पेड़ पौधों और उन पर बने मकानों के लिए भी मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिस पर ये हंगामा शुरू हुआ। पुलिस की सख्ती से कुछ लोग तो शांत हो गए, लेकिन कुछ किसान काफी देर तक पुलिस से उलझते रहे। हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। चीन में पहली बार बड़े पैमाने पर एक योग कार्यक्रम किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। दावा है कि सिचुआन और चॉन्चिंग इलाके में हुए आयोजन में इतने लोगों ने एक साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और सामने आई एक तस्वीर में बारिश से भीगी सड़क पर लोग रेनकोट पहनकर योगासन करते नजर आए। बारिश के बावजूद कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। योग करते हुए सहूलियत और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का ध्यान रखा गया और लोगों के बीच कुछ फीट का फासला भी नजर आया। स्टेज पर 2 कलाकार परफॉर्म भी करती दिखी। बताया गया कि जो लोग कार्यक्रम की जगह पर नहीं पहुंच सके वो ऑनलाइन ही योग कार्यक्रम से जुड़े। मुंबई के पाली हिल्स में कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। देश भर की नजर हाई कोर्ट में इस मामले में होने वाली सुनवाई पर है। कंगना ने अपनी याचिका में बीएमसी से 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। वहीं बीएमसी ने अपने जवाब में दावा किया है कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसीलिए अभिनेत्री की याचिका खारिज करके उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। दरअसल बीएमसी ने कंगना के दफ्तर के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन के पसीने छूट गए, लेकिन राजधानी लंदन में हुई लोग सरकार की कोशिशों पर पानी फेरने में लगे। वहां लॉकडाउन और कोरोना वैक्सीन के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए पुलिस को 30 से ज्यादा को गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। कभी उन्होंने पुलिस को गालियां दी तो कभी उससे धक्का मुक्की की। जब लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए तो पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो हाथों में हाथ डालकर तन कर खड़े हो गए। आक्रामक प्रदर्शनकारी हथियारबंद पुलिस पर ही भारी पड़ गए। उन्होंने पुलिस को ही पीछे धकेल दिया। प्रदर्शनकारी लंदन की सड़कों पर ऐसे वक्त में जमा हुए जब ब्रिटेन में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उनका तो मानना है कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन में न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही किसी के मुंह पर मास्क, बल्कि कुछ लोग तो अपने बच्चों को भी लेकर वहां पहुंचे दिखे। बताया गया कि गर्भवती महिलाएं तक इस प्रदर्शन में शामिल हुई। यूपी में फिल्म सिटी बनाने पर आज अहम बैठक होगी। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक करेंगे। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अधिकारी भी शामिल होंगे। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर जॉस बटलर इस मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि परिवार के साथ आने की वजह से वो अभी क्वारंटीन है। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के तहत देश में राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दे दी। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि अनलॉक 4 में राजनीतिक कार्यक्रमों को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई, जिसका मतलब यह हुआ कि बिहार चुनाव में प्रचार के लिए अब सभी पार्टियां रैलियां और सभाएं कर पाएंगी। हालांकि सरकार की शर्त के मुताबिक इन कार्यक्रमों में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत खेल और मनोरंजन के कार्यक्रम भी इसी शर्त के साथ आयोजित किए जाएंगे, जबकि स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक पहले की तरह बंद रहेंगे। अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची पायल घोष को बिना शिकायत दर्ज करवाए लौटना पड़ा। महिला अधिकारी के मौजूद न होने की वजह से अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो पाई। पायल पुरुष अधिकारी से पूरी घटना बताने में असहज थी, जिसके बाद आज ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पायल घोष का बयान दर्ज होगा। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप के खिलाफ महिला आयोग में भी आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करने की तैयारी है। अनलॉक 4 के तहत कई राज्यों में पिछले 6 महीनों से बंद स्कूलों को 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए खोल दिया गया। इसी कड़ी में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी 50% स्टाफ के साथ स्कूल खुल गए।
जिसके बाद 9वीं से 12वीं क्लास तक के कई बच्चे बैग लेकर अपने अपने स्कूल पहुंच गए। जम्मू शहर के एक स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में स्कूल के गेट पर मुंह पर मास्क लगाए कई बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोल घेरों में खड़े दिखाई दिए, जहां सबसे पहले उनके शरीर के तापमान की जांच की गई, उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए। यही नहीं, गेट पर ही सभी बच्चों के नाम और पते भी नोट किए गए। जम्मू कश्मीर में स्कूल खुल चुके हैं। हम इस समय शिक्षा निकेतन स्कूल में हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, पूरा एसओपी का पालन जहां पर किया जा रहा है। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बच्चों को दूर दूर बैठाया गया। इस दौरान वहां मौजूद सारे बच्चे मुंह पर मास्क लगाए दिखे। टीचर भी मास्क के साथ फेस शील्ड लगाकर बच्चों को पढ़ाती नजर आई। हम बहुत खुश हैं क्योंकि जैसे आपको पता 2G चल रहा है तो नेट का बहुत प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे आकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। श्रीनगर में भी 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे स्कूलों में पढ़ते दिखे। वहां के एक स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में स्कूल के कर्मचारी बच्चों का तापमान जांचते और सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाते दिखे। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए बच्चों को अलग अलग बैठाया गया। कोरोना से बचने के लिए बच्चे भी मुंह पर मास्क लगाकर पढ़ते नजर आए। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद सीएम योगी आज एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं। आज लखनऊ में सीएम योगी फिल्म और टीवी जगत के तमाम लोगों के साथ अपने आवास पर बैठक करेंगे। इसमें फिल्म मेकिंग से जुड़े तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर शामिल होंगे। साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के सीईओ भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठियां बांटने पर विवाद खड़ा हो गया। ये लाठियां जिले के ही एक पार्टी नेता की तरफ से बंटवाई गई। आरोप लग रहा है कि ऐसा करके समाजवादी पार्टी के नेता ने भीड़ को कानून व्यवस्था के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता जोंटी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके हाथों में लाठियां थमा दी। यही लाठी चलाना है भाई, इसमें अखिलेश का लाना है। हर एक कार्यकर्ता को एक लाठी और लाल गमछा पहनाया गया। ऐसा करने पर विवाद भी खड़ा हो गया। आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कार्यकर्ताओं को कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसाया। इस पर बीजेपी भी हमलावर हो गई। उत्तर प्रदेश में अगर कानून को कोई हाथ में लेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाते नजर आए। कानून को हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस पर अपने नेता के साथ खड़ी नजर आई। लाठी तो चूंकि हर के पास होनी चाहिए, कभी भी कोई आग कूदता है तो अपने आप का आत्मरक्षा तो कर सकता है। इस मामले में बीजेपी ने लाठियां बंटवाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पर कार्रवाई की मांग कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर टिकटॉक पर चीन का कोई भी नियंत्रण रहता है तो अमेरिका ओरेकल और वॉलमार्ट की डील को मंजूरी नहीं देगा। ट्रंप ने समझौते से ओरेकल और वॉलमार्ट का टिकटॉक पर पूरा नियंत्रण होने की बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ऐसा नहीं होने पर सौदे को रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल टिकटॉक पर मालिकाना हक रखने वाली चीन की कंपनी ने दावा किया था कि ओरेकल और वॉलमार्ट के सौदे के बाद भी टिकटॉक की ज्यादातर हिस्सेदारी कंपनी के पास रहेगी। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि ग्वालियर चंबल इलाके की सीटों पर प्रचार के लिए पार्टी गुर्जर समुदाय से आने वाले सचिन पायलट को मैदान में उतारेगी, क्योंकि इससे वहां के गुर्जर समुदाय के लोग उसके पाले में आ सकते हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सचिन पायलट ने इसकी सहमति दे दी है, जिसका मतलब यह हुआ कि वो अपने दोस्त के गढ़ में उसके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि अब वो दोनों अलग अलग पार्टियों में। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके की हैं और ये पूरा इलाका ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर के कुछ हिस्से को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था, जिसके बाद कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक में डाका डाला और हथियार दिखाकर लाखों की नकदी लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर बैंक में तैनात गार्ड को भी घायल कर दिया। लूट की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुट गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अलकायदा के 6 आतंकियों पर एनआईए का शिकंजा कसने के बाद पाकिस्तान की एक और साजिश से पर्दा उठ गया। कश्मीर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते से अब आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। और घुसपैठ का ये रास्ता कितना खतरनाक है, ये हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। भारत बांग्लादेश सीमा पर ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां इस पार से उस पार जाना आसान है। बाढ़ नहीं होने की वजह से इन इलाकों का इस्तेमाल आतंकी घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी के लिए भी किया जा रहा है, जिस पर एनआईए ने 2 दिन पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए अलकायदा के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। बीएसएफ इस सीमा की रखवाली करती है और
जो यहाँ पर पाकिस्तान ये कह सकते हैं कि उसका ये एक नया दरवाजा है भारत में घुसने का, भारत को अशांत करने का। बांग्लादेश की सीमा से लगे गांवों में केले के पेड़ भी काफी लगे हैं। बीएसएफ ने इन पेड़ों पर निगरानी बढ़ा दी है क्योंकि ऐसा शक है कि आतंकियों को बचाने और उन्हें वहां से लाने ले जाने के लिए इन पेड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि केले के पेड़ बड़े और काफी घने होते हैं। इससे एक ऐसा रास्ता तैयार हो जाता है जिससे आतंकियों के लिए भारत में घुसना मुश्किल नहीं होता। इसी रास्ते क्रॉल करके यहाँ से वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर जो गांव है वहाँ पर जाकर के आश्रय लेते हैं, रात बिताते हैं। बांग्लादेश के रास्ते आतंकी घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ 24 घंटे सीमा पर नजरें गड़ाए हुए है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया और कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पर देखता है। इस बीच पीएम ने कहा कि बिना व्यापक सुधारों के संयुक्त राष्ट्र के भीतर आत्मविश्वास की कमी रहेगी। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया को उन बहुपक्षीय सुधारों की जरूरत है जिसके जरिए वास्तविकता झलके और सभी को मानव कल्याण के लिए आवाज उठाने का मौका मिले। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम आज की चुनौतियों का मुकाबला पुराने तरीकों से नहीं कर सकते हैं। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों का बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने समर्थन किया। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों के समर्थन में रूपा गांगुली ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने फिल्म उद्योग में लड़कियों के शोषण पर चिंता जताई और इस तरह के मामलों में मुंबई पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इससे पहले पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मेरा कहना है कि जो सच्चाई है वो तभी आएगा सामने जब पुलिस ऐसे मामलों का सही तरीके से जांच करेंगे। विदेश से 91 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान इंदौर पहुंचा। दुबई से आए इन यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट भी किया गया। साथ ही सभी को 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए। दुबई से वंदे भारत मिशन की फ्लाइट 91 यात्रियों को लेकर के उतरी और इन यात्रियों को होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए उनके घरों में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 74 बच्चों को छुड़ाया। ये बच्चे होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों में काम करते थे। पुलिस ने इन बच्चों के माता पिता से भी पूछताछ की। हम लोगों ने करीब 74 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, उनके माँ बाप से मिलवाया और उनके माँ बाप की सहमति से वो कहीं होटल पे कहीं दूसरी जगहों पे काम करते पाए गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में केक समेत खाने पीने की कई चीजों की एक्सपायरी डेट बदलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। दावा है कि जिन चीजों की एक्सपायरी की तारीख 2018 में थी उन्हें बदलकर 2020 कर दिया गया। दिसंबर 2018 की पैकिंग है, पुराने जो पैकेट पाए गए यहाँ पे, और 2020 की पैकिंग में ये पैक किए जा रहे हैं सेल करने के लिए। संसद भवन में धरने पर बैठे 8 निलंबित सांसद भी उस समय हैरान रह गए जब राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सुबह सुबह चाय और नाश्ता लेकर पहुंच गए। हरिवंश अपने घर से चाय लेकर आए थे और उन्होंने निलंबित सांसदों के साथ चाय पीकर माहौल को हल्का करने का प्रयास किया। इस चाय पार्टी से मामला कितना सुलझा ये तो नहीं पता, लेकिन उप सभापति की इस अदा ने सभी का दिल जरूर जीत लिया। वहीं उप सभापति हरिवंश के इस व्यवहार की पीएम मोदी ने भी तारीफ की। And now the BJP is making this into a Bihar election issue. This is not done. They cannot use your post. They cannot use your post to make it into a Bihar election issue. पर्सनली वेलकम करना Personal welcome, sir. लेकिन विद मीडिया, Not with media. This is not nice. तो ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। भले ही उप सभापति के साथ इन सांसदों ने दुर्व्यवहार किया, उसके बाद इनको सस्पेंड किया गया, लेकिन राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। हरिवंश जो कि राज्यसभा के उप सभापति हैं, सुबह सुबह चाय और नाश्ता लेकर पहुंच गए। आप देखिए इस तस्वीर ने सभी का दिल जीत लिया और उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक मतभेद हैं वो एक तरफ है, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पर सभी के लिए चाय लेकर आए हैं। आपको बता दें कि जब कल इन सभी सांसदों को सस्पेंड किया गया, उसके बाद ये लोग परिसर में ही धरने पर बैठे हैं। इस बीच आप सांसद ने कहा कि जो हरिवंश पहुंचे हैं वो अब मीडिया को दिखाने के लिए है। इस बीच पीएम मोदी ने उप सभापति की तारीफ की है और कहा है कि इस तस्वीर के लिए वो उनको बधाई देते हैं। Nothing personal. This is that day. The rules were not followed that day. The rules were not followed that day.
and the rules were not followed that day, and now the BJP is making this into a Bihar election issue. This is not done. They cannot use your post. They cannot use your post to make it into a Bihar election issue. हरिमान जी को हम पर्सनली वेलकम करना Personal welcome, चाहते हैं, लेकिन विद मीडिया, Not with media. एक This is गिमिक not बना nice. के पाकिस्तान में लड़कियों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के विरोध में सिख समुदाय के कई लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां लड़कियों को अगवा करने के बाद उन पर दबाव बनाकर उनसे इस्लाम कबूल कराया जाता है और फिर उन्हें शादी के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग सड़क पर जुट गए और रैली निकाली। तमाम जो है नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी हरकतों को बंद किया जाए। वही आक्रोश जो दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के लिए रास्ते में पुलिस भी तैनात दिखी। रैली में आगे चल रहे लोग हाथों में एक बैनर लिए नजर आए और बाकी प्रदर्शनकारी इंसाफ की मांग करने वाली तख्तियां हाथों में लेकर विरोध करते रहे। गुस्साए लोगों ने लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराने को पाकिस्तान की साजिश करार दिया। 55 लड़कियां अब तक पिछले 3 महीनों में अगवा कर ली गई हैं और जबरन उनका धर्म बदला गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। सिख समुदाय के इन लोगों ने ऐसे केस नहीं रुकने पर इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर जारी रखने की चेतावनी दी। समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। दिल्ली के निजी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की खबरें। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों की वजह से अब अस्पताल में बिस्तरों की किल्लत शुरू हो गई है। सरकारी अस्पतालों के मुकाबले निजी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी ज्यादा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसके लिए दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को जिम्मेदार ठहराया। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं ना, वो पहले से मन बना के आते हैं कि इस अस्पताल में जाना, जिसका नाम सुना होता है उन्होंने, और 1,500 से ज्यादा लोग अभी एडमिटेड हैं बाहर के। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के किसानों पर दिए बयान पर विवाद हो गया। उन्होंने किसानों की आत्महत्या के लिए आर्थिक तंगी की बजाय उनकी मानसिक स्थिति को जिम्मेदार ठहराया। एक ने किए, उसके घर अकेला लड़का है, 60 एकड़ जमीन है, करोड़पति है, डिप्रेशन में था। दूसरे ने भी जो आत्महत्या की वो भी डिप्रेशन में था। कोई कर्ज के कारण कोई आत्महत्या नहीं की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद कुछ लोगों ने जुलूस निकाला। इस दौरान इन लोगों ने न तो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाई और न ही मास्क लगाए। काफी देर तक शहर की कई सड़कों पर इन लोगों का हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसमें 5 व्यक्तियों का नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। दिल्ली हिंसा मामले में 14 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आरोपियों के वकीलों को चार्जशीट की कॉपी दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार में एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक धराशायी हो गई, जिसमें एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया और थोड़ी ही देर में वहां आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई। इसके बाद आनन फानन में मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। कई मजदूर इस काम में जुटे दिखे। कुछ मजदूर तो हथौड़े की मदद से मलबे को तोड़ते नजर आए। तो मलबा यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है। सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बीच अचानक आसपास के लोगों ने तेज आवाज सुनी, जिसके बाद यहाँ पर देखा तो पूरा 3 मंजिला ये घर, ये बिल्डिंग जो है भर-भरा कर गिर गई। हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम ने आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी और 15 दिन पहले ही इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन तैयार होने से पहले ही ये ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। 15 दिन मुश्किल से हुए इसको बिल्डिंग को बने हुए। कितने मंजिला बनी है? 3 मंजिला बनी हुई है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। बाद में आसपास के लोगों ने पुलिस से आरोपी बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जानकारी दी कि अप्रैल से अगस्त के बीच चीन से आयात करीब 28% गिर गया। पीयूष गोयल ने संसद को बताया कि पिछले 3 साल में चीन से करीब 1120 करोड़ डॉलर का कम आयात किया गया। यही नहीं, चीन से होने वाले टॉप 50 वस्तुओं के आयात पर नजर डालें तो पिछले 3 साल में करीब 866 करोड़ डॉलर का कम आयात हुआ है। दरअसल चीन पर आर्थिक हमला करने के लिए केंद्र सरकार ने काफी पहले ही कई सामान का आयात कम करने की नीति बनाई। अब जब चीन के साथ भारत का विवाद शुरू हुआ तो केंद्र की इसी रणनीति का असर आंकड़ों के तौर पर सामने आने लगा है।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो ट्वीट कर भारत को गीदड़ भभकी दी है। वीडियो के जरिए चीन की सेना के भारतीय सेना से बेहतर होने का दावा किया गया है। दरअसल चीन जहां लद्दाख से लगी भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत पर दबाव बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ जहां चीन अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, दूसरी तरफ वीडियो के जरिए यह साबित करने की भी कोशिश कर रहा है कि चीनी सेना अलग अलग परिस्थितियों में युद्ध के लिए तैयार है और भारतीय सेना से बेहतर है। सीएम योगी ने विकास कार्यों की जानकारी ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी मंडल में चल रहे विकास कामों की जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्योहारों से पहले सड़कों के गड्ढे भरने का निर्देश दिया। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्व और त्योहार के पहले इन सभी कार्यों को हम गड्ढा मुक्त, सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लें। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालु सुबह 6 से 9 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक वक्त में सिर्फ 10 श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत दी गई। सरकार का निर्देश के अंतर्गत ही मंदिर को दूसरी बार खोला गया है। इसमें 2 समय के लिए खोला गया है, एक सुबह और एक संध्या समय के लिए। थाईलैंड में कोरोना संकट के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सरकार के खिलाफ राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर उतर आए। वहां राजशाही और सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन बाद में दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए, जिसके बाद तनाव पहले से काफी बढ़ गया। प्रशासन की ओर से प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्रों को जब एक यूनिवर्सिटी में बंद किया गया तो वो उसके गेट को तोड़कर बाहर निकल आए और दोबारा हंगामा करने लगे। सरकार और राजशाही के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर सड़कों पर पैदल और गाड़ियों में लदकर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र में जरूरी सुधारों के साथ संविधान में बदलाव करने की मांग की। सड़क पर पैदल मार्च करने के दौरान कुछ लोग संगीत बजाकर और उसकी धुन पर नाच गाकर अपने विरोध का इजहार करते दिखे। भीड़ को रोकने के लिए रास्तों पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस तैनात दिखी, पर भीड़ के सामने वो भी बेबस नजर आई। अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन ने प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक बेस गुआम पर हमले का नकली वीडियो जारी किया। चीनी वायुसेना का 2 मिनट और 15 सेकंड का ये वीडियो किसी हॉलीवुड फिल्म की ट्रेलर की तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें चीन का H-6 बॉम्बर रेगिस्तान में स्थित किसी एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता दिखाई दिया। इस वीडियो में चीनी एयरफोर्स ने कई तरह की म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में यह जानकारी दी गई कि दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम की वजह से देश में कोरोना फैला। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि मार्च में निजामुद्दीन मरकज में नियमों की अनदेखी कर तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भारी भीड़ लंबे समय तक बिना मास्क के एक जगह पर जमा रही, जिससे कोरोना एक से दूसरे लोगों में फैल गया। जबकि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की तरफ से कई तरह के दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे। यह भी जानकारी दी गई कि इस मामले में दिल्ली पुलिस 233 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की जांच चल रही है। वहीं संसद में गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई इस जानकारी पर तबलीगी जमात ने आपत्ति जताई। MHA का यह बयान बेबुनियाद है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने अब इस बात पर मोहर लगा दी है कि जमात या तबलीगी जमात मरकज की वजह से इस बीमारी को बढ़ाने में तबलीगी जमात मरकज का कोई हाथ नहीं है। यूरोप के देश ग्रीस में कोरोना संकट की वजह से काम न कर पाने वाले कई कलाकारों ने सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कलाकारों ने सरकार से लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की अपील भी की और ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतरकर मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल कई कलाकार अपने साथ ड्रम, गिटार और कई तरह के बाजे लेकर पहुंचे। ग्रीस के श्रम मंत्रालय के बाहर जुटे इन कलाकारों ने वहां बाजे बजाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इन कलाकारों के समर्थन में कई लोग भी सड़कों पर उतरे और उनकी हौसला अफजाई करते हुए सरकार के रवैये को गलत बताया। प्रदर्शन कर रहे कलाकारों ने बताया कि कोरोना संकट में सरकार की सख्ती की वजह से उनका काम बंद हो गया है और उनके सामने भुखमरी की नौबत आ चुकी है।
संसद भवन में धरने पर बैठे 8 निलंबित सांसद भी उस समय हैरान रह गए जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सुबह सुबह चाय और नाश्ता लेकर पहुंच गए। हरिवंश अपने घर से चाय लेकर आए थे और उन्होंने निलंबित सांसदों के साथ चाय पीकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इस चाय पार्टी से मामला कितना सुलझा ये तो नहीं पता, लेकिन उपसभापति की इस अदा ने सभी का दिल जरूर जीत लिया। वहीं उपसभापति हरिवंश के इस व्यवहार की पीएम मोदी ने तारीफ की, जबकि उपसभापति हरिवंश ने 1 दिन के उपवास का ऐलान किया है। Nothing personal. This is that day. The rules were not followed that day. The rules were not followed that day. And the rules were not followed that day. And now the BJP is making this into a Bihar election issue. This is not done. They cannot use your post. They cannot use your post to make it into a Bihar election issue. हरिवंश जी को हम पर्सनली वेलकम करना Personal welcome चाहते हैं. लेकिन विद मीडिया Not with media. एक This is गिमिक not बना nice. के जर्मनी में कोरोना की वजह से हुई सख्ती के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जर्मनी सरकार पर कोरोना के नाम पर जबरन पाबंदियां थोपने और राजनीति करने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर एक रैली की। डसलडॉर्फ शहर में हुई इस रैली में बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। रैली कर रहे ये लोग अपने हाथों में कई तरह की तख्तियां पकड़े हुए दिखे, जिनके जरिए उन्होंने शहर के हालात बेहतर होने का दावा किया। यही वजह रही कि रैली में शामिल किसी भी शख्स के मुंह पर मास्क नहीं दिखा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो कोरोना के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है और जनता पर जबरदस्ती पाबंदियां थोप रही है। सरकार के खिलाफ नाराजगी ऐसी थी कि एक महिला अपने हाथ में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की तस्वीर वाली एक तख्ती पकड़ी नजर आई, जिस पर जर्मन भाषा में खुद एंगेला मर्केल को ही वायरस बताया गया। रैली के आखिर में ये सभी प्रदर्शनकारी एक मैदान में इकट्ठा हुए और सभी लोगों से कोरोना का डर छोड़ खुलकर जीने की अपील की। वहीं सरकार की सख्तियों के खिलाफ सड़क पर उतरे इन लोगों का कुछ लोगों ने विरोध भी किया। मुंह पर मास्क लगाए ये लोग रैली को रोकने के लिए आगे बढ़ते दिखे, हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी भीषण आग की वजह से आसमान में धुएं की चादर फैल गई। जंगलों में लगी इस आग का वहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने का खतरा भी बढ़ गया और उससे उठने वाले धुएं की वजह से कई इलाकों में अंधेरा सा छा गया। पिछले कई दिनों से लगी आग की धुएं की वजह से दूर तक दिखना भी मुश्किल हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में तो एक इलाके में कई किलोमीटर तक धुएं की चादर बिछी नजर आई। आग को बुझाने के काम में कई हेलीकॉप्टर भी जुटे दिखे, लेकिन उनकी कोशिशों के बाद भी आग को नहीं बुझाया जा सका। हालांकि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी इस आग को बुझाने में पहले बड़े विमानों की मदद भी ली जा चुकी है, लेकिन उसका भी कुछ असर देखने को नहीं मिला। जंगलों की आग वहां के रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच चुकी है, जिसे बुझाने के लिए हजारों दमकल कर्मी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में राजस्थान की 247 मंडियों को बंद रखा गया। व्यापारियों के मुताबिक नए कानून के तहत अगर किसान मंडी में फसल बेचेगा तो उसे टैक्स देना होगा और मंडी के बाहर फसल बेचने पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। मंडियों के व्यापारी इसी बात से परेशान दिखे और अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने राज्य की 247 मंडियां बंद रखी। जयपुर की मंडी में भी बंद का पूरा असर दिखा। वहां कामकाज पूरी तरह बंद रहा। फसल बेचने के लिए न ही कोई किसान आया और न ही व्यापारी कुछ खरीदारी करते दिखे। काम नहीं होने की वजह से मजदूर भी सोते नजर आए। जयपुर की कुकरखेड़ा मंडी के अंदर हैं और तस्वीरें देखिए कि इस वक्त मंडी के अंदर सन्नाटा है। पल्लेदारों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए सो रहे हैं। जयपुर के अलावा बीकानेर और प्रतापगढ़ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी व्यापारियों ने मंडी टैक्स खत्म करने की मांग करते हुए कामकाज रोक दिया। व्यापारियों की मांग है कि सरकार या तो मंडी टैक्स खत्म कर दे या इसे न्यूनतम कर दे, क्योंकि ऐसा करने से किसान मंडियों में फसल बेचने आने से नहीं कतराएंगे। सरकार ने जो आदेश दिया है कि बाहर कोई टैक्स नहीं तो अंदर भी टैक्स खत्म कर दो, मंडियां चलेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। राजस्थान की मंडियों में रोज करीब 800 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, लेकिन 247 मंडियों के बंद रहने की वजह से व्यापारियों और राज्य सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ा। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में पिछले महीने एक धमाके में मारे गए लोगों की याद में एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। अगस्त में वहां की राजधानी बेरूत में हुए धमाके में करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर शोक जताने के लिए पूरे लेबनान से करीब 250 कलाकार बेरूत में उस इमारत में इकट्ठा हुए जो खुद धमाके का शिकार हुई थी। मरने वालों को अपने संगीत के जरिए श्रद्धांजलि देकर उन्होंने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। गायकों के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने भी बेरूत धमाके में अपनी जिंदगी गंवाने वालों के लिए परफॉर्मेंस दी।
कार्यक्रम में धमाके में मारे गए लोगों की तस्वीरें भी लगी नजर आईं। उनकी याद में मोमबत्तियां भी जलाई गईं। आसमान से ली गई तस्वीरों में इमारत मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाती दिखी। कार्यक्रम के आखिर में कलाकारों ने धमाके में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा और उनके संगीत के सुरों की जगह सन्नाटे ने ले ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों से भरी एक बस पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश में नदी में गिर गई। बस में सवार सभी जवान वहां नक्सलियों के खिलाफ हुए एक ऑपरेशन से लौट रहे थे, लेकिन बारिश के बाद पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश में वो हादसे का शिकार हो गए। पानी भरा होने की वजह से बस के ड्राइवर को रास्ते का अंदाजा नहीं लगा और वो बस रास्ते से पलटकर नदी में जा गिरी। बस के गिरते ही उसके अंदर बैठे जवान पानी में कूद गए और उन्होंने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। हादसे के वक्त कई जवान पानी से भरे उस रास्ते को पैदल भी पार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बस नदी में पलटी तो वो अपने साथियों की मदद के लिए दौड़ पड़े। बताया गया कि ये सभी जवान बीजापुर के एक नक्सल प्रभावित इलाके से एक अभियान खत्म कर लौट रहे थे। दिल्ली में सितंबर का महीना 2015 के बाद सबसे गर्म साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि 20 सितंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 5 साल में इस महीने में सबसे ज्यादा था। यही नहीं, दिल्ली का तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच लगातार बना हुआ है, जो औसत से 3 डिग्री ज्यादा है। इससे पहले 2015 के सितंबर में इस तरह की गर्मी पड़ी थी और उस वक्त पूरे महीने औसत तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि आमतौर पर इस महीने में तापमान 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान में बादल नहीं है और धूप सीधी धरती पर पड़ रही है। ऊपर से गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान बढ़ रहा है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया है, जिससे 2 से 3 डिग्री तक तापमान में कमी आ सकती है। महीना सितंबर का चल रहा है, लेकिन गर्मी मई जून के जैसी महसूस हो रही है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि धूप बहुत तेज़ है और जो पर्यटक हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए किस तरीके से, देखिए, पानी और जो शिकंजी है वो यहाँ पर बेची जा रही है, उस पर किस तरह से भीड़ लगी। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन और रूस साथ होते नजर आ रहे हैं। रूस में हो रहे मिलिट्री ड्रिल कार्यक्रम से पहले चीन के सैनिकों ने रूस की सेना से ट्रेनिंग ली, जिसकी सामने आई एक तस्वीर में कई टैंक एक खुले मैदान में एक्शन में नजर आए। चीन के सैनिक टैंक की बारीकियां समझते दिखे और फिर टैंकों से एक के बाद एक हवा में गोले दागे। रूस में ये कार्यक्रम 26 सितंबर तक चलेगा, जिसमें दुनिया के 10 देश हिस्सा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चीन ने अमेरिका को जंग के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। ऐसे में चीन और रूस का साझा अभ्यास अमेरिका के खिलाफ खेमेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर टिकटॉक पर चीन का कोई भी नियंत्रण रहता है तो अमेरिका ऑरेकल और वॉलमार्ट की डील को मंजूरी नहीं देगा। ट्रंप ने समझौते से ऑरेकल और वॉलमार्ट का टिकटॉक पर पूरा नियंत्रण होने की बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ऐसा नहीं होने पर सौदे को रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल टिकटॉक पर मालिकाना हक रखने वाली चीन की कंपनी ने दावा किया था कि ऑरेकल और वॉलमार्ट के सौदे के बाद भी टिकटॉक की ज्यादातर हिस्सेदारी कंपनी के पास ही रहेगी। आज की ताजा खबर में इतना ही।